स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और कई दिनों के बाद कोई एक फिर से एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है और ये जो वैकेंसी ये है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो इस वैकेंसी में कई तरह के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि कई सारे पद भी हैं इसमें, जैसे कि जूनियर इंजीनियर के पद हैं, ठीक है, ARO के पद हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर के पद, अकाउंटेंट के पद हैं, स्टाफ नर्स के पद हैं, इसके अलावा कई अन्य पद भी इसमें शामिल हैं। तो डिटेल में चर्चा करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, फॉर्म कैसे भरना, बॉन्ड क्या है, इसमें सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो है ना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और जो है ये एक निगम लिमिटेड कंपनी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है। तो अगर इसमें आपको नौकरी लगती तो एज वेल एज गुड एज सरकारी नौकरी, ठीक है, तो आपको सारी जो भत्ते वगैरह होते हैं, सुविधाएं होती हैं, परमानेंट नौकरी, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अब इसमें और आगे देख लेते हैं। ये विज्ञापन का नंबर है, अगर आप देखना चाहें तो आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की श्रृंखला में तो ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई। इसमें जो है ना अनारक्षित जनरल, OBC, SC, ST, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, तो इन बच्चों के लिए इसमें सबके लिए सीटें निर्धारित हैं। अब ये जो वैकेंसी ये समूह ख और ग के लिए है। समूह ख और ग का मतलब है आप कह सकते हो ग्रुप B या C की जॉब है। ठीक है, तो ये समूह हो गए। अब ये सीधी भर्ती है। ठीक है, इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा, कई पदों पर थोड़ा सा स्किल टेस्ट वगैरह, कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह रखी गई, कई पदों में ये चीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं और पुरुष एवं महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये देखो, क्योंकि वैकेंसी यूपी की है, आपकी नौकरी जो रहेगी वो उत्तर प्रदेश में रहेगी, बट आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे राज्य के हो, मान लो MP, HP कहीं के भी हो, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। अब देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हैं, सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर प्रशिक्षु ट्रेनी के पद पर जो वैकेंसी है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल के लिए, विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं वैकेंसियों का बंटवारा किस तरह हुआ है। यहाँ से आप देखिए कुल रिक्त पदों की संख्या 11 है और अनरिजर्व्ड के लिए इतनी है, OBC के लिए इतनी है और SC के लिए इतनी है, ST के लिए कोई पद नहीं। देखिए यहाँ पर ST के लिए कोई पद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ST फॉर्म नहीं भर सकता, ST फॉर्म भर सकता है, बट उसे जो रिजर्वेशन उसके लिए है वो चीज़ इसमें नहीं है। तो आप जनरल के साथ फाइट करोगे, अगर आपकी जनरल की तरह मेरिट आती है तो आप जनरल की सीटों पर चयनित किए जाओगे। कई सारे बच्चों का कमेंट आती, सर जी ST के लिए या जो है ना भूतपूर्व सैनिकों या किसी और के लिए कोई इसमें सीट नहीं रिजर्व है, तो इसका मतलब ये नहीं आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको जनरल के साथ कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जूनियर अभियंता प्रशिक्षु जनपद के लिए टोटल आप यहाँ से देख सकते हो 13 सीटें हैं। लेखाधिकारी के लिए 4 सीटें हैं। सहायक समीक्षाधिकारी, जिसे आप प्यार से ARO कहते हो, ARO, ठीक है, तो ARO सहायक समीक्षाधिकारी टोटल 7, आप यहाँ से ये पद संख्या जो है पद कोड 7वां है, टोटल 10 सीटें हैं। स्टाफ नर्स के लिए 18 सीटें हैं। ठीक है, और जो ये फार्मासिस्ट के लिए 17 सीटें हैं। टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय के लिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अब इसमें जिन बच्चों के पास ITI वगैरह है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर यहाँ से खुल के निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेशन के लिए सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रीशियन के लिए पद 139 पद हैं, तो एक बेहतरीन आपके लिए यहाँ से वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब हमने सीटों के बंटवारे के बारे में हमने यहाँ से देख लिया, अब हम और आगे देखते हैं। देखिए, उक्त पदों पर आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ही बताई थी। ठीक है, और जो है ना ये पद जो है ना पेंशन इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन अंशदायी आपको जो है ना पेंशन वगैरह भी इसमें मिलने वाली है। अंशदायी पेंशन क्या होती है कि आपकी तनख्वाह से थोड़ा रुपए काटा जाएगा, वो पेंशन की तरह पर ब्याज लगा के दिया जाएगा आपको। ठीक है, वेतन देख लो किसको कितना मिल रहा है। टेक्नीशियन जो ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए आप यहाँ से देख सकते हो, पे लेवल 4 का वेतन, आपकी पेमेंट कम से कम शुरुआती 30,000 रुपये प्रति महीने आपकी होने वाली है। फार्मासिस्ट की जॉब है आपकी, यहाँ से देख सकते हो 30 रुपये प्रति महीने की जॉब कम से कम आपकी होने वाली है। स्टाफ नर्स थोड़ी आपकी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पे लेवल 6 का मैट्रिक्स, आपकी पेमेंट करीब करीब 40,000 रुपये प्रति महीने। ARO सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पेमेंट है वो करीब करीब आपकी 40 से 42,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। लेखा अधिकारी की जो वैकेंसी उसके लिए आपकी पेमेंट 60,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, और सहायक अभियंता इसके लिए आपकी वही पेमेंट 60,000 रुपये प्रति महीने, और सहायक अभियंता प्रशिक्षु के लिए आपकी वही पेमेंट 60,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से करीब होने वाली है। तो ये हमने जो है ना आपको तनख्वाह के बारे में बता दिया कि इतनी इतनी आपको तनख्वाह मिलने वाली है। अब देखिए,
अब हम देख लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो आपकी वैकेंसीज है उसके लिए आपके पास जो है ना हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल में आपने हिंदी वगैरह ले रखी हो, अगर नहीं ले रखी तो विदिन 3 साल में आपको जो है ना एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है हिंदी के लिए, वो आपको पास करना पड़ेगा। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ अगर हिंदी है आपकी कक्षा 10 में तो ठीक है, नहीं है तो आप नौकरी लगने के 3 साल के अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो मैकेनिकल के लिए आप यहाँ से किसी भी क्षेत्र में आपके पास जो है ना फुल टाइम इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब बी या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आप यहाँ से देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन किसी भी ब्रांच से आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपके पास इन ब्रांच से होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास इन ब्रांच से आपके पास में बीटेक या बी जो चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ने की श्रृंखला में और आपके कम से कम 65% नंबर आपके इसमें होनी चाहिए। देखिए जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है मतलब कि दूर शिक्षा, मतलब कि रेगुलर नहीं है, वो बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और एक चीज़ बताऊं कि जो बच्चे जिनका रिजल्ट फॉर्म भरने की अंतिम डेट कि पहले आ चुका है वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि कई सारे बच्चे हो सकता है इसमें अप्लाई ना कर पाए, उनके रिजल्ट ना आ पाए अपीयरिंग जिनका इस साल अंतिम साल था, और कई बच्चों का रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप अपना फॉर्म भी भर सकते हो। मैं नीचे फॉर्म की अंतिम डेट बताऊंगा, वही इस फॉर्म की क्रिसुअल डेट होगी और उसी से आपको उम्र सीमा की गणना करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और आगे देखते हैं असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल पोस्ट के जो पोस्ट कोड 5 था, इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री 65% नंबर आपके होने चाहिए और आपके पास में एक डिग्री सिविल या कंस्ट्रक्शन में आपके पास में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। आगे बढ़ने की श्रृंखला में अकाउंट्स ऑफिसर, इसके लिए आपके पास में क्या होने चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं हिंदी का नॉलेज होने चाहिए। नहीं है तो कक्षा 10 में हिंदी आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो 3 साल के अंदर आप पास कर लेना, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। इसके बाद पीजी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए विथ हाई सेकेंड मतलब 55% नंबर के साथ में होनी चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो है ना ध्यान रखिएगा। और ग्रेजुएट डिग्री विथ फर्स्ट क्लास मतलब 60% नंबर के साथ में किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और आगे देख लेते हैं। और आपको जो है ना कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट की आपकी जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास में कोई ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 60% नंबर के साथ में, या पीजी की डिग्री होनी चाहिए 55% नंबर के साथ में। डिग्री किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट में या चार्टेड अकाउंटेंट में। आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हो। एक अच्छी 60,000 रुपये प्रति महीने का आपकी यहाँ पर जॉब होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद जो है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसे ARO के नाम से जानते हो, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए किसी से भी, कला साहित्य विज्ञान जो भी है आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके पास में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया कि हिंदी में हो या अंग्रेजी में, तो इसका मतलब दोनों में होनी चाहिए। हिंदी में 25 होनी चाहिए, अंग्रेजी में हिंदी में कम मतलब 20 होनी चाहिए और अंग्रेजी में 25 होनी चाहिए। तो 20 हिंदी में और 25 अंग्रेजी में आपकी वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और कंप्यूटर चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ARO के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, एक तो ग्रेजुएट होनी चाहिए, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग स्पीड का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, इसका आपका स्किल टेस्ट होगा, पहले रिटन एग्जाम हो जाएगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, वहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपकी चेक की जाएगी। अब इसके बाद अगला जो पद था, अगला पद है स्टाफ नर्स का। तो स्टाफ नर्स के लिए आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। डिप्लोमा किस क्षेत्र में होना चाहिए, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का या 3 साल का हो चलेगा, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में आपको उत्तर प्रदेश की जो नर्सिंग काउंसिल है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए फार्मासिस्ट में और उत्तर प्रदेश की फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब एक ये इंपॉर्टेंट और है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 की भर्ती है जिसमें ITI वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। तो लो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में क्या है कि अगर आप जो है ना इलेक्ट्रीशियन के लिए भर रहे हो, ठीक है, तो आपकी उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित के साथ में परीक्षा उत्तीर्ण की हो और इलेक्ट्रीशियन में आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में 80 घंटे का CCC, ठीक है, ये जो है ना आपको अभिलेख जब डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी उस समय तक आपके पास में ज़रूरी होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए क्या क्या मांगा गया आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास में एक तो जो है ना कक्षा 10 आपने पास किया हो अपने विज्ञान एवं गणित से, ठीक है, प्लस
ITI आपके पास में होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, और साथ में आपके पास में CCC का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें 80 घंटे आपने कम से कम कोर्स की ड्यूरेशन रही हो। लाइकवाइज टेक्निकल श्रेणी फिटर के लिए भी क्या चाहिए, आपने जो ना हाई स्कूल में विज्ञान एवं गणित ली हो, ठीक है, फिटर में ITI होनी चाहिए, और आपके पास में 80 घंटे का CCC का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए टेक्नीशियन श्रेणी द्वितीय के लिए इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या सेम चीज़ है, हाई स्कूल पास हो विज्ञान गणित से, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक CCC का भी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो ये कई सारी ज़रूरी बातें थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब देखिए आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से 40 साल, इसके लिए भी 21 से 40 साल, सबके लिए जो है ना आपकी जो ये ऊपर के 3 पद हैं इनके लिए 21 से 40 साल और बाकी सबके लिए 18 से 40 साल है। ये ग्रुप A के पद हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी उम्र सीमा है और उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। देखिए अगर आपने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, 1 वर्ष का प्रशिक्षण ले रखा है, तो आपको थोड़ी सी वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो समान अंक आएंगे, तो अगर आपने इसमें जो है ना अप्रेंटिसशिप की है तो वरीयता आपको मिल जाएगी। आयु सीमा में छूट मिलेगी, जैसे कि SC ST और जो है ना OBC वालों को, उन लोगों को अधिकतम 5 साल की छूट मिलने वाली है, भूतपूर्व सैनिकों को 5 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। और जो है ना अप्रेंटिसशिप की है उन्हें जो है ना 1 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमने आरक्षण के बारे में भी आपको बता दिया। और आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरने की जो आपकी है, तो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनसे 1000 रुपये हैं, और जो अनुसूचित जाति SC ST के हैं उन्हें 700 रुपये हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो अगर आप किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं तो आपकी 1000 रुपये फॉर्म फीस हो गई, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपकी जब रिटन एग्जाम देने जाओगे, CBT जो आपका होगा, उसी में डॉक्यूमेंट चेक आपके भी होंगे, तो आप कई सारी चीज़ें आपको जो है ना लेकर जानी है, ठीक है। तो ये आप एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, आधार कार्ड वगैरह लेके जाना है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ तक हमने देख लिया और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सब जब आपका इंटरव्यू हो, स्किल टेस्ट हो, तब लेके जाना है। वैवाहिक इसमें लेके जाना है। टंकड़ परीक्षा आपकी, टंकड़ का मतलब वही टाइपिंग वाली होगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब चयन प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होगा CBT, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। तो जो जनरल कैटेगरी 33% नंबर लाओगे तभी आप आगे सिलेक्शन में जा पाओगे, रिजर्व कैटेगरी के 28% नंबर लाओगे। अब देखिए जो सहायक अभियंता है, ठीक है, तो असिस्टेंट इंजीनियर जो आपके हैं, तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए CBT होगा आपका, ठीक है। तो उसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हें बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए आपके अधिकतम अंक 20 अंक रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी थी, इसके बारे में हमने आपको यहाँ से बता दिया। अब देखिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हैं, ठीक है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स के जो पद हैं, उसके लिए आपका CBT होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, 20 से 20 शब्द प्रति मिनट की आपकी हिंदी में और 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग अंग्रेजी में चेक की जाएगी, ठीक है। और आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। फार्मासिस्ट एवं स्टाफ नर्स के लिए आपका एक कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है ना सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही जो है ना प्रोसेस है, रिटन एग्जाम है CBT वाला, मतलब कंप्यूटर पर। टेक्नीशियन के लिए आपका क्या होगा कि आपकी सबसे पहले CBT होगी, तो CBT जिन बच्चों का हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब इसका जो है ना डिटेल सिलेबस आप जो है ना www. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.sarkari-syllabus.com पर जाकर देख सकते हैं। ये सिलेबस जो है ना करीब 3 से 5 दिनों के बाद आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। डिटेल सिलेबस आपको मिलेगा, वहाँ से हर चीज़ की जानकारी आप देख पाएंगे। और ये PDF मैं आपको नीचे दे दूँगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से भी चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। तो और जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न सही होने पर आपको जो है ना मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। और अगर आपके गलत होते हैं तो 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परीक्षा के चरण वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है।
परीक्षा स्थान थोड़े देख लीजिए। लिखित परीक्षा आपकी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा शहरों में होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे, जो टाइपिंग परीक्षा आपकी होगी, ठीक है, वो लखनऊ जनपद में कराई जाएगी। तो ये चीज़ भी हो गई। अब हम थोड़ा आपको आगे फॉर्म भरने की डेट्स वगैरह और बता देता हूँ। नीचे चलते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ खास बात नहीं है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से वेबसाइट एक बार बता देता हूँ। ये वेबसाइट रही www.uprvunl.org। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। ठीक है, अब डेट्स वगैरह देख लो। ये ऑनलाइन फॉर्म आपके 7 मार्च से शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी आई नहीं है। ठीक है, और जो है ना ऑनलाइन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल रहेगी। आवेदन शुल्क आप 8 अप्रैल तक जमा करा सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। रिटन एग्जाम कब होगा इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है, और बस जो सारी की सारी ज़रूरी जानकारी थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया। इस वीडियो में बस मैं इतने रखना चाहूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो आपका सरकारी सिलेबस है, तो इसका फेसबुक पेज और ट्विटर पेज बन चुका है, और इंस्टाग्राम भी पेज, मैं आपको नीचे ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दूंगा। वैकेंसी की सिलेबस इस ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड होते हैं, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में ट्विटर का और इंस्टाग्राम का दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।